Good evening, namaskar, adab, shast Shri Akal and Kem Cho. This is Shailendra Pandey welcoming all of you to your wonderful platform Physics वाला. कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? एक वीक में तीसरी बार मैं आ गया हूं फिजिक्स फिर से लेकर के. देखो यार, कोई भी टीचर अगर लेक्चर कैंसिल करता है, मैं तो कोशिश करता हूं कि वो लेक्चर मुझे मिल जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हम लोग कवर कर सके, है ना? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं और मेरे साथ मेरे परम मित्र भी हैं डुग्गू लाल साहब. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डुग्गू लाल साहब की तरफ से. कैसे हैं आप सभी लोग? डुग्गू लाल साहब भी आपको बड़ा याद कर रहे थे कि हमारे ये विक्ट्री के सारे वीर कहाँ गए और विक्ट्री के सारे बच्चों को कंसेप्ट सिखाना है. डुग्गू लाल साहब आपका बड़ा इंतजार कर रहे थे. यस. अमन, कोमल, आख्या, नंदिनी, वर्षा, संस्कृति, आराध्या, ना, रागिनी, अदिति, जाइमा, प्रमिला, शिवांगी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है. तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही तगड़े तगड़े कंसेप्ट्स फिर से पढ़ने वाले हैं. फिजिक्स को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के फिर से फील करने वाले हैं. तो सभी लोग जरा चैट बॉक्स में एक बार हार्ट स्पैम कर दें, सभी का दिल दिखाई पड़ जाए चैट बॉक्स में, तो फिर हम लोग अपनी आज की इस बेहतरीन सी क्लास का शुरुआत करें. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. क्या हाल चाल? बच्चा कह रहा है सर फिजिक्स का टेस्ट था, बहुत अच्छा गया. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है. और आप सभी ने खूब मैसेजेस किए मुझे, आप सभी ने इंस्टाग्राम पर खूब पोस्ट डाला है ना? खूब आप सभी ने मेरे को पर्सनल डीएम किया है कि सर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इन डेप्थ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? मैंने आप सभी का मैसेज देखा था, बहुत सारे मैसेज को शेयर वेयर भी किया था स्टोरी पर, राइट? तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप सभी लोग उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना? जो मेहनत यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, और आप भी मेहनत करते रहोगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करोगे. इसी उम्मीद के साथ अपने आज के इस सेशन का हम लोग आगाज करने वाले हैं, राइट? सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहला है कपल के बारे में फिर से थोड़ा पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और फाइनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये टॉपिक को भी हम लोग आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं, राइट? क्या बात है, क्या बात है. अरे वाह, बहुत बढ़िया. चलो, तो सबसे पहले रिवीजन की बात करते हैं. मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम है कपल. बात यह है कि सर ये कपल होता क्या है, सर ये कपल क्या चीज है? कपल का मतलब समझ लो, ऑलवेज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस फॉर्म्स कपल. यानी कि कपल के केस में किसी एक ऑब्जेक्ट पर हमेशा दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए. यानी कि अगर कोई एक, ये मान लो कोई एक बॉडी है, राइट? कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स मेरे प्यारे बच्चों अगर इस डायरेक्शन में है एफ फोर्स, तो दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए. यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर एक ऑब्जेक्ट पर लग रहे हो और इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d के बराबर है, तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कपल को. कपल इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, राइट? सो कपल का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेकिन आइए आपको एक बार इस फॉर्मूले को फिर से हम लोग जो है इसको मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं कि आखिर ये F इंटू डी क्यों लिखा. देखो, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि सर मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है. हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स F लगा है, ठीक है, किसी एक पॉइंट के अबाउट हमने बॉडी को अगर फिक्स कर दिया है, तो ये फोर्स इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा.
ठीक है, इस पॉइंट से फोर्स के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दे तो उसको मैंने आर से डिनोट किया था, और यहां पर हम लोगों ने डिफाइन किया मोमेंट ऑफ फोर्स एफ। मोमेंट ऑफ फोर्स एफ हम लोगों ने डिफाइन किया था, दैट इज एफ मल्टीप्लाइड बाई आर, यानी कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। ऐसा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, राइट? यहां तक की बात कितने बच्चों को 100% समझ में आई है? फटाफट बता दीजिए। यहां तक की इतनी बात कितने बच्चों को पिछली क्लास और आज की क्लास मिलाकर 100% समझ में आ गई है कि हाँ सर, टॉर्क जो था दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन सर कपल का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां मल्टीप्लाई करते हैं कपल के केस में, जबकि टॉर्क के केस में या मूवमेंट ऑफ फोर्स के केस में हम फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? फटाफट बता दीजिए, तब तक मैं कुछ आगे की बात आपको समझाता हूं। अब जरा सोचो, अगर एक बॉडी ये है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर बेटा हम लोगों ने दो फोर्सेस लगाए। एक फोर्स मैंने ये लगाया एफ फोर्स, एक फोर्स मैंने ये लगाया एफ फोर्स, और इस बार मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से मैंने दिखाया। इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस तो मैंने डी मान रखा है, राइट? डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस डी है, और इन दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट पर मैंने बॉडी को फिक्स कर रखा है। बॉडी को किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला ये जो फोर्स था इसका डिस्टेंस मैंने मान लिया R1, और जो दूसरा वाला फोर्स था उसकी मैंने डिस्टेंस मान ली है उस फिक्स वाले पॉइंट से R2। तो यहां पर अब हम लोग दो दो तरह के मूवमेंट्स लिख सकते हैं। आइए पहले चेक करें कितने प्रतिशत बच्चों को समझ में आया है। क्या बात है, 95% बच्चों को पूरी बात समझ में आई है। बचे 5% को भी मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर मेरी बात ध्यान से सुन लोगे ना, वो 5% लोगों को भी समझ में आ जाएगा, पूरे 100% बच्चों को समझ में आएगा। अभी मैं फिर से पोल कराऊंगा, ठीक है, फिर मेरे को बताना 100% बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। समझने की कोशिश करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखो जरा, ये एक हमारे पास बॉडी है, बॉडी पर बेटा दो फोर्सेस लग रहे थे, दोनों फोर्स के बीच की दूरी डी थी। मैंने बॉडी को एक पॉइंट पर फिक्स किया, तो इस पॉइंट को हम लोग पाइवट भी बोल सकते हैं, राइट? इस पॉइंट को हम लोग फिक्स्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं, है ना? इस पॉइंट से पहले फोर्स की डिस्टेंस को R1 माना और दूसरे वाले फोर्स की डिस्टेंस को हमने R2 मान लिया। अब अगर मैं तुमसे कहूं ये वाला जो फोर्स है, पहला वाला जो फोर्स है, ये इस बॉडी को इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? दो ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है क्लॉकवाइज और दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, फिर पोल शुरू करूंगा। आपको बताना है कि ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा या क्लॉकवाइज घुमाएगा? फटाफट बताओ, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? फटाफट। हाँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आप लोग अपना आंसर करिए, है ना? आंसर करिए जब तक मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। ये वाला जो फोर्स है ना, वो इस सेंटर के अबाउट, देखो इस पॉइंट पर मैं एक उंगली रखूंगा, फिक्स हो गया। जैसा फोर्स है बस वैसे घुमा देंगे, जैसा फोर्स है बस वैसे घुमा देंगे। अगर फोर्स ऊपर है तो ये इस तरफ ले जा रहा है, ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, इस पॉइंट का नाम मैं ओ लिख रहा हूं, अबाउट पॉइंट ओ। अगर मैं ये मूवमेंट लिखूंगा तो बहुत ध्यान से देखना, ये मूवमेंट होने वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो दैट विल बिकम F इंटू R1। अब अगर इस वाले फोर्स के लिए मैं पूछूं, देखो आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो देखते हैं 83.5% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे पहले अर्श ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया बेटा। अब एक बार फिर से मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं और आपको यह बताना है कि इस बार ये वाला फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ये इस पॉइंट के अबाउट, ओ वाले पॉइंट के अबाउट बॉडी को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? फिर से बताना है आपको। हाँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखो ये पॉइंट है, नीचे की तरफ फोर्स है,
अगर डुग्गू लाल साहब को मैं इस पॉइंट पर फिक्स कर दूं और इनके ऊपर किसी भी एक पॉइंट पर फोर्स में लगाऊं नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डुग्गू लाल साहब कैसे घूमेंगे? नीचे की तरफ अगर मैं करूंगा तो क्या डुग्गू लाल साहब ऐसे घूम रहे हैं? क्या डुग्गू लाल साहब ऐसे घूम रहे हैं? बोलो, ऐसे घूमेंगे क्या? देखो नीचे की तरफ मैं पुश कर रहा हूं, देखो कैसे घूम रहे हैं। ये पॉइंट फिक्स है ना, नाक वाला पॉइंट फिक्स है, हाँ। और देखो कैसे घूम रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कहेंगे सर नाक में ऐसे उंगली नहीं करनी चाहिए। अरे छोड़ो यार, तुम लोग कैसी बात करते, छोड़ो यार, है ना। तो है ना, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। चेक करो, ये वाला फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये वाला फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है, क्या वो F इंटू R1 प्लस F इंटू R2 हो जाएगा? बोलो यार, हो जाएगा। 64.8% बच्चों ने सही किया। अभिजीत ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। दोनों ही फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, है ना। देखो बेटा, इस पॉइंट के अबाउट ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और इस पॉइंट के अबाउट ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। यानी कि अब यहां पर ट्रिपल एस वाला पॉइंट क्या है? ट्रिपल एस तो याद होगा आपको, बोलो ट्रिपल एस याद है कि नहीं है? अगर नहीं याद है तो बाकी सारे बच्चे जरा बता दो ट्रिपल एस का मतलब क्या था, फटाफट बता दो। ट्रिपल एस यहां पर क्या हुआ? ट्रिपल एस यहां पर हुआ कि इन कपल both forces rotate body in same direction। ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है भैया? ट्रिपल एस का मतलब है शैलेंद्र सर स्पेशल पॉइंट्स, राइट। तो वो जो स्पेशल पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि कपल के केस में दोनों फोर्सेस सेम पॉइंट के अबाउट सेम सेंस में रोटेट कराते हैं। ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, इसलिए दोनों का जो टॉर्क था, दोनों का जो मूवमेंट था, वो पॉजिटिव था। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं और क्लॉकवाइज को निगेटिव मान के चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से आप देखो, अगर मैं मूवमेंट की वैल्यू लिखूं तो दैट विल बिकम F टाइम्स R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 हमारा D के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं F मल्टीप्लाइड बाई D, और मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट पॉइंट O, इसी को मैंने टाउ से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये रहा इस वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन, है ना। ये रहा इस वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन, राइट। कि सर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स कहां से आया? तो बेटा आया मूवमेंट ऑफ फोर्स से ही है, राइट। दोनों फोर्सेस का मूवमेंट निकालकर जैसे ही ऐड करोगे तो आंसर आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। और ट्रिपल एस यहां पर यह है कि दोनों फोर्सेस बॉडी को सेम डायरेक्शन में ही रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। बोलो यार, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? इज दिस 100% क्लियर, राइट। तो ये खेल है बेटा कपल का। कपल आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, कपल अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। कपल कैसी क्वांटिटी है भैया? कपल एक वेक्टर क्वांटिटी है कि इसके पास डायरेक्शन है। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका डायरेक्शन मैंने क्या बताया था? एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड्स, क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन इनवर्ड्स हो जाएगा। सो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद अगर मैं इसकी SI यूनिट्स की बात करूं, SI यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो वही टॉर्क वाला है भैया, टॉर्क वाला है क्या? न्यूटन मीटर। अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं, वही है बेटा क्या? डाइन सेंटीमीटर। क्लियर? वो सारी चीजें वही है जो आप पहले पढ़ चुके हो, राइट है। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने पहले भी आपको दिया था कि टर्निंग ऑफ अ वाटर टैप, टाइटनिंग ऑफ कैप ऑफ इंक पॉट, या कोई भी ढक्कन बंद कर रहे हो जो है ना, टर्निंग ऑफ अ की इन होल ऑफ अ लॉक, ताला जब हम खोलते हैं तो भी हम उसमें कपल ही क्रिएट कर रहे होते हैं। इवन टर्निंग द स्टीयरिंग ऑफ अ मोटर कार, किसी भी मोटर कार में भी देखो दो तरफ से हम पकड़ के उसको टर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन सभी केसेस में बेटा कपल का ही खेल है, इन सभी केसेस में कपल का ही खेल है ना। बिल्कुल समीर साहब आगे बढ़ रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, सर
नई चीज पढ़ाओ। समीर साहब ने कहा सर नया कुछ बताइए, तो आ जाओ नई बात करते हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या होता है। तो बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है अगर वो उसी स्टेट में बना रहे तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम के ये स्टेट में है, राइट। सो व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी जिस स्टेट में है बॉडी अगर उसी स्टेट में बनी रहे, अगर बॉडी रेस्ट पर थी रेस्ट पर ही बनी रहे, है ना, अगर बॉडी मोशन में थी मोशन में ही बनी रहे, है ना, लीनियर और रोटेशनल मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी अगर रेस्ट पर थी और ये रेस्ट पर ही बनी रहे तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब एक चीज सोचो यार, किसी भी बॉडी में कितने तरह के मोशन हम लोगों ने पढ़े अभी? दो। पहला ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा मोशन कौन सा पढ़ा हमने? रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फोर्स, ठीक है। रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो ये भी एक ट्रिपल एस वाला पॉइंट है, इसको भी आप यहां पे लिख सकते हो, है ना, ट्रिपल एस वाला ये पॉइंट लिख। देखो ये जितने ट्रिपल एस वाले पॉइंट है ना, ये आपके कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसी से आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आएगी। ट्रिपल एस वाला पॉइंट यहां पर क्या है? ट्रिपल एस वाला पॉइंट क्या है? फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, but movement of force, जिसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन प्रोवाइड कराता है, जबकि टॉर्क जो होता है वो रोटेशनल मोशन क्रिएट कराता है। अब सोचो अगर मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही बनी रहे, इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि इस बॉडी में ना तो ट्रांसलेशनल मोशन आए ना तो इस बॉडी में कोई रोटेशनल मोशन आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रेस्ट में रखी बॉडी को रेस्ट में ही रखे रहना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, उस बॉडी पर नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो जाए, ना तो कोई रिजल्टेंट फोर्स है ना तो कोई रिजल्टेंट टॉर्क है, तो जरा सोचो, ना बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा ना ही कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा। क्या ये बात आपको चमकी है? अगर बात चमकी है तो थम्स अप वाला है आपके पास सिंबल, फटाफट सभी लोग दिखा दो यार, फटाफट दिखा दो सभी लोग। सर रोटेशन के लिए कपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्या? भैया आयुष बेटा, कपल का तो मतलब ही था मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स से ही तो कपल को हमने डिराइव किया। तो चाहे तुम यहां पर कपल लिखो, चाहे तुम मूवमेंट ऑफ फोर्स लिखो, टॉर्क लिखो, सब एक ही बात है यार। मूवमेंट ऑफ फोर्स में केवल सिंगल फोर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, कपल में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही होते हैं। तो कपल और मूवमेंट ऑफ फोर्स कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप की चीजें हैं, है ना। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, बट टॉर्क रिक्वायर्ड है रोटेशनल मोशन के लिए, राइट है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा अगर रेस्ट में रखी बॉडी है, रेस्ट में ही रखना चाहते हो, तो आपको नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ, एक चीज मेरे को बताओ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है तो बेटा उसका नेट एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स m इंटू ए के बराबर होता है। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मेरे प्यारे बच्चों कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अगर डुग्गूलाल साहब पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, अगर डुग्गूलाल साहब पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, ना कोई पुश है ना कोई पुल है, नेट फोर्स जीरो है, तो इनका एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब इनमें वेलोसिटी में, इनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इनकी वेलोसिटी कैसी हो गई भाई साहब? इनकी वेलोसिटी कैसी हो गई? कांस्टेंट, राइट। तो वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट हो गई। अब इसका मतलब जरा समझो यार, इसका मतलब समझो, अगर वेलोसिटी जीरो थी
तो वेलोसिटी 0 बनी रही। अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही बनी रहेगी। क्लियर है क्या? अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो। यही कारण है कि इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हो गए। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हो गए। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही बना रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट में ही बना रहे तो उसको नाम क्या दिया गया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। राइट? नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। उसी की जगह पर ये एक बॉडी थी जो कि हमारी 2 मीटर पर सेकंड से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लो ये मूव कर रही है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मैं एग्जांपल मान लो मैंने दे दिया, 2 मीटर पर सेकंड से ये इधर की तरफ मूव कर रही है और ये कंटिन्यूअसली 2 मीटर पर सेकंड से मूव करती ही जा रही है राइट डायरेक्शन में। तो मैं इसको बोलूंगा ये हमारी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही बना रहे तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे तो उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। क्या ये बात आपको एकदम चकाचक समझ में आया? क्या ये बात आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई भैया? है ना? इसकी भी कंडीशन समझ लो, यही है। ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स 0 है तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। नेट टॉर्क 0 है, कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तो अगर वो रेस्ट पे रखा था, रेस्ट पे ही बना रहेगा, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ऑब्जेक्ट्स पर नेट फोर्स 0 हो, नेट टॉर्क 0 हो, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई फर्क ना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के सर कितने टाइप? दो टाइप, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, रेस्ट में ही बना रहे, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूव करता ही रहे, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोलो यार, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सही है क्या? सही है क्या? है ना? तो इक्विलिब्रियम के भाई साहब दो टाइप्स होते हैं। हैव टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पढ़ो, इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हैं बाबा। पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब जरा देखो क्या है। व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी remains in a state of rest under the influence of several forces, the body is in static equilibrium। अगर कुछ फोर्सेस लग रहे हो जिनका रिजल्टेंट 0 होगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस भले हैं, लेकिन उन सेवरल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, दैट इज ऑलवेज 0। जैसे एक ये बॉडी आपके सामने है, इस बॉडी पर देखो दो फोर्सेस हैं, एफ फोर्स इधर, एफ फोर्स इधर। बॉडी पर कितने फोर्सेस हैं? दो। लेकिन कोई पूछे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो रिजल्टेंट फोर्स यहां पर 0 के बराबर है। रिजल्टेंट फोर्स बेटा कितना है? 0 के बराबर है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? एक बच्चे ने बोला कि सर वाई वेलोसिटी नॉट स्पीड। बेटा फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में वेलोसिटी आता है, स्पीड नहीं आता। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी में स्पीड भी आ जाता है और डायरेक्शन भी आ जाता है, राइट? तो पीछे मैंने यही कहा था, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है, अगर वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन से जाता जाएगा तो भैया उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सीधी बात। राइट है क्या? क्लियर है क्या? है ना? क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? अब देखो मेरी आवाज तेज आ रही है क्या?
सब लोग देखो और मेरे को बताओ, क्या मेरी आवाज पहले से अब और ज्यादा तेज आ रही है क्या? सही है ना? तो ये पहला केस है। देखो, ऑब्जेक्ट पर दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, लेकिन नेट फोर्स कितना है बेटा? 0 के बराबर। राइट? यहां पर देखो, तराजू पर दो दो मासेस रखे हुए हैं, लेकिन कोई पूछे कि भाई कितने फोर्सेस हैं, इसका वेट इसका वेट, लेकिन नेट फोर्स कितना हुआ? 0, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? बैलेंस कर दिया। जब आप इसके बराबर वेट यहां पर रख दोगे, जितना वेट इसका है W, उतना ही वेट आप यहां पे रख दोगे, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रुक जाएगा, जहां था वहीं बना ही रहेगा, अब वो हिलने वाला नहीं है अपनी जगह से। इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो तराजू का जो केस है, वेट बैलेंस का जो केस है, वो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस होता है। राइट है? दिव्यांश ने बोला सर फोर्स में वेलोसिटी कहां से आया? दिव्यांश बाबू, फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो 0 हो नहीं सकता, तो अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब बेटा उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। बात आई सर, ये एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल का 0 हो जाना। अब टाइम इंटरवल तो 0 होता नहीं कभी, टाइम तो हमेशा ही बढ़ता जाएगा भैया, टाइम इंटरवल 0 हो नहीं सकता, तो फिर 0 क्या होगा? डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या था? चेंज इन वेलोसिटी का 0 हो जाना। और अगर वेलोसिटी का चेंज 0 है, वेलोसिटी में होने वाला चेंज 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कैसी हो गई बेटा? कांस्टेंट हो गई। सीधा सा मतलब है, अगर फोर्स 0 है, ठीक है, इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, सिंपल फंडा है, अगर फोर्स 0 है तो मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट। राइट? वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी। राइट? ठीक है, चलो थोड़ा डाउट्स की बात करते हैं, आपका डाउट देखते हैं। सूर्यांश ने कहा सर अगर फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। हाँ, कह सकते हो। आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होगा तो हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। सर इन माय यूनिट टेस्ट द फिजिक्स पेपर केम बेस्ड ऑफ कंसेप्ट्स, नॉट इवन अ क्वेश्चन केम फ्रॉम द बुक, तो सर द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड इन हाफ ईयरली, विल द पेपर कम बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स और फ्रॉम द बुक? अनुष्का बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, फिजिक्स इज ऑलवेज अबाउट द कंसेप्ट। यही कारण है कि मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, बहुत सी ऐसी भी चीजें बता रहा हूं जो शायद तुमको तुम्हारी किताब में ना मिले बट मेरे लेक्चर्स में आपको मिलेगा। तो मैं आपको फिजिक्स में उस लेवल पर ट्रेंड कर रहा हूं कि आप सीबीएसई बोर्ड के ना 11th और 12th वाले बच्चों के साथ भी बैठ करके फिजिक्स के बारे में बात कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने रेडियंट में मेरे से पढ़ा है, आप विक्ट्री में मेरे से पढ़ रहे हो, इन 2 साल में मैं आपको ऐसा तैयार कर दूंगा कि आप 11th 12th वाले बच्चों से टक्कर ले सकते हो। अगर कोई 11th 12th का बहुत तेज बच्चा होगा तो शायद आप आगे ना जा पाए उससे, क्योंकि आप अभी 10th में है, लेकिन आप टक्कर ले लेंगे उससे, आप डिस्कशन उससे बराबर करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप इस चीज को समझो, कंसेप्ट्स को मैं स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, डोंट वरी। सर लाइट पार्टिकल का मास 0 होता है? हाँ बेटा। सर अलग इक्विलिब्रियम मतलब ये है वो जिस स्टेट में है वहीं रहे, इक्विलिब्रियम होता है, तब तो वो इनर्शिया हो गया। हाँ हाँ, लीजेंड साहब है हमारे यूपी में, बहुत सारे लीजेंड्स हैं, तो ये भी हैं एक लीजेंड साहब। बच्चा, इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है कि ऑब्जेक्ट के स्टेट में किसी तरह का चेंज ना आए। रेस्ट में है, रेस्ट बना रहे, यही इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। मोशन में है तो मोशन में बना रहे, यही इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। यानी कि अगर मैं तुमको बात करूं इक्विलिब्रियम का, तो खुद सोचो, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया? फोर्स का 0 होना। और फोर्स का 0 होना मतलब इनडायरेक्टली हम लोग न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भैया यही तो होता है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट के स्टेट पर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है? द बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो फोर्स अप्लाई करने के पहले की जो बात है वो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ में है, और फोर्स अप्लाई करने के जस्ट बाद की जो बात है वो न्यूटन साहब के सेकंड और थर्ड लॉ की बात है। राइट? तो आपका पॉइंट बिल्कुल लेजेंड साहब सही है।
सर फिजिक्स में चैप्टर समझ में आ जाता है लेकिन एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है। सोनाली बेटा इसका मतलब आपके कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है। वो कंसेप्ट जैसे ही अभी आपके अच्छे हो जाएंगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट यार जरा चैट बॉक्स में एक बार आग लगा दो अगर आपको मेरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं बेटा, इस बैच में हजारों बच्चे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे हैं, राइट। और आप सबकी सारी बात मेरे तक तो ऑब्वियस है नहीं आ सकती है ना। आप लोग यहाँ पे कमेंट करते हो, डाउट पूछते हो, ऑब्वियस है, बट सारे डाउट्स को मैं एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता, आपको भी पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग जब पढ़ाते हैं, मतलब स्पेशली जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कोई भी पॉइंट ना बचे। कोई पॉइंट नहीं बचेगा अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं तो। उसके बाद भी कुछ कुछ डाउट्स क्लास में, और क्लास के बाद बहुत सारे डाउट्स मैं डेली सॉल्व करता हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास मेरा जवाब पहुंचा होगा। मैं वॉइस रिकॉर्ड करके आपके डाउट्स का सोल्यूशन आपको देता हूं। बहुत सारे बच्चों को मिला भी होगा, वो लोग चैट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि हाँ भाई सर ने मेरा रिप्लाई किया था, मेरे डाउट को सर ने क्लियर किया था, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनो, गारंटी ले रहा हूं फिजिक्स में कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो तुम कर ना पाओ एग्जाम में, राइट। चलो, है ना, क्या बात है, सबने आग लगा दिया है। अब आया भैया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, वो जिस भी स्टेट में था मोशन के, अगर वो उसी में बना रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन में था, रोटेशनल में था, जैसे में भी था वैसे में बना रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के तौर पर हमसे कह रहे हैं जब कोई पानी की बूंद नीचे अर्थ पर आती है, पानी की बूंद ऊपर से गिरती है बादलों से, बादल से गिर के जब वो अर्थ की तरफ आती है तो पानी की बूंद पर सबसे पहला फोर्स लगता है उसका अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब वो नीचे की तरफ आती है ना तो उसके ऊपर बेटा अपथ्रस्ट का फोर्स भी लगता है, उसके ऊपर बायंसी का फोर्स भी लगता है, जो आपने 9th में पढ़ा था, है ना। बायंट फोर्स भी इसके ऊपर लगता है, बायंसी का फोर्स। इवन थोड़ा सा फोर्स इसके ऊपर एयर के फ्रिक्शन का भी लगता है, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं या ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है। एयर के फ्रिक्शन को ड्रैग फोर्स कहा जाता है। मैं लिख रहा हूं, एयर का जो फ्रिक्शन होता है ना, एयर के फ्रिक्शन को ड्रैग फोर्स कहा जाता है, ड्रैग फोर्स, राइट। जब कोई पानी की बूंद नीचे की तरफ आ रही होती है तो पानी की बूंद का वेट और बायंट फोर्स और एयर का जो फ्रिक्शन है, ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पानी की बूंद पर जो नेट फोर्स होता है एफ नेट, वो हमेशा 0 के बराबर हो जाता है। यानी कि पानी की बूंद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार नीचे की तरफ आती रहती है, और इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर जी अपना स्टूडियो दिखा दीजिए। अच्छा जी, स्टूडियो देखना है, देखिए, स्टूडियो देखना है, देखें जरा कैसा दिखाई पड़ रहा हूं। हाँ, नहीं कुछ दिखा ना? हाँ अब दिख रहा है ना हमारा स्टूडियो एकदम, लेकिन सेट करना पड़ेगा मुझे। देखिए लाइट वाइट है एकदम यहाँ पे चकाचक। हाँ ये देखिए कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, लाइटिंग लगी है। आपका कमेंट मैं इसी टीवी पे पढ़ता हूँ, है ना। देख लिया भाई स्टूडियो? भैया डुग्गू लाल साहब आराम कर रहे हैं, आराम करने दीजिए, राइट। चलो जी, तो आगे की बात करते हैं हम लोग। अब एरोप्लेन की बात करते हैं। यार एरोप्लेन में क्या होता है जरा सोचो। एरोप्लेन कह रहे हैं सर जी हाफ पैंट भी दिख गया। हाँ हाँ, अब देखो मास्टर लोग बढ़िया आराम से जो है शॉर्ट्स पहन लेते हैं, टी शर्ट पहन लेते हैं, आराम से चौकस क्लास चल रहा है। हाँ, क्या बात। यस यस, चलता है ये ऑनलाइन क्लास का। देखो ये बड़ा मतलब हम लोग के लिए बढ़िया है, आराम से है, हाफ पैंट पहन लिया, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में ऐसा होता तो कैसे काम चलता? ना चलता, है ना। यस यस, गेमिंग पीसी है, यस।
तो फिलहाल एरोप्लेन की मैं बात करता हूं। कोई भी एरोप्लेन जो होता है वो हवा में जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो वहां भी यही बात है बेटा कि एरोप्लेन का जो वेट है और इसके ऊपर जो अपवर्ड लिफ्ट वाला जो फोर्स लगता है, इसको भी आप बायंट फोर्स भी कह सकते हो अभी फिलहाल, राइट। तो वेट बायंट फोर्स के साथ बैलेंस हो जाता है और इसकी वजह से एरोप्लेन पर भी नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो एरोप्लेन भी हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, एरोप्लेन भी हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अरे यार, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, राइट है क्या? राइट है क्या? हाँ, चलो भाई। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है? सिर्फ दो खूबसूरत सी कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन है कि सर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, राइट। सबसे पहली कंडीशन है सर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है सर नेट टॉर्क, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स भी 0 होना चाहिए। बस दो ही कंडीशंस हैं। नेट फोर्स का 0 हो जाना ताकि कोई ट्रांसलेशनल मोशन ना हो, नेट टॉर्क का 0 हो जाना ताकि कोई रोटेशनल मोशन ना हो। इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम की दो ही कंडीशंस होती, राइट। अब बात आई सर ये नेट टॉर्क का 0 हो जाना, सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भैया क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों का बराबर हो जाना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशंस हो गई? दो। पहली कंडीशन टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। बोलो यार, तो यार, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? विशाली, विशाली कह रही है मुझे लगता था पीडब्ल्यू के टीचर्स जो है वो पीडब्ल्यू कोचिंग में जाके पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स पढ़ाते भी हैं बट मैं घर से पढ़ाता हूं। मैंने अपना स्टूडियो बढ़िया बनवा लिया था, इसलिए मैं अपने ही स्टूडियो से पढ़ाता हूं, है ना। फटाफट बताओ। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल बर थोड़ा। हाँ, फटाफट बता दो यार। अलीना कह रही है सर जी आपकी लो वॉइस आ रही है, ऐसा है क्या? थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। तो इक्विलिब्रियम के दो ये कंडीशन है। पहला कंडीशन है नेट फोर्स 0 होना, दूसरा कंडीशन है नेट टॉर्क का 0 हो जाना, राइट। कह रहे हैं सर जी कुछ नया गाना। हाँ, गाएंगे गाएंगे गाएंगे। चलो जी आगे की बात करते हैं। अब आया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो यार ये जो मैंने तुम्हें कंडीशन सिखाया ना कि नेट टॉर्क का 0 हो जाना, दैट इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और नेट टॉर्क 0 होने का मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का बराबर हो जाना, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स सिंपली ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उस पर क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बराबर हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बराबर हो जाएगा, राइट। अगर दोनों बराबर हो जाएं तो मेरे प्यारे बच्चों वहीं पर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे, राइट है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। भोजपुरी गाना, ओहो हो। हाँ, चट देनी मार दिली खींच के तमाचा ही हंस देले रिंगिया के पापा ही हंस देले, है ना। हाँ, यस यस। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अगर ऑब्जेक्ट पर टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और
टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट आपस में बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि यहीं पर हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट? यस। तो भैया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, इफ अल्जेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, कह रहे हैं कि अगर सारे टॉर्क का सम जीरो के बराबर हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। कौन सी नई बात बता रहे हैं, ये तो हम लोग को पहले से पता है कि इक्विलिब्रियम की दो ये कंडीशन है, नेट फोर्स जीरो होना, नेट टॉर्क जीरो होना, दोनों अगर जीरो हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है भाई साहब। तो अगर टॉर्क को जीरो करेंगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाएगा। ये जो बहन जी लोग बैठी हैं, हाँ चारों बहन जी ही हैं, हाँ बंदरिया भी लग रही है लेकिन ठीक है। तो जो ये जो चारों बहन जी लोग बैठी हैं, जरा आप देखो, अगर ये एक झूले पे बैठी हैं, ये जो पॉइंट है ये एक फिक्स पॉइंट है, यानी कि ये जो झूला है वो इसी पॉइंट के अबाउट या तो नीचे या तो ये ऊपर, है ना, ये ऐसे 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 कर रहा होगा, राइट? तो जरा सोचो, ये जो बहन जी लोग हैं इनका वेट झूले को ऐसे ले जाएगा नीचे क्लॉकवाइज, और ये जो बहन जी लोग बैठी हैं ये एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएगा। जरा ध्यान से चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो, है ना। अगर ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, है ना, हाँ अगर ये दोनों बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो भैया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लग गया। अरे भाई क्या ये बात समझ में आई? यस। पर्णिका कह रही सर आप भोजपुरी है क्या? अरे यार मैंने भोजपुरी पे ना एक वो बनाया था, एक रील बनाया था, बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा था, देखना आप लोग, हाँ भोजपुरी में। यस। चलो अब आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स यहां पर वेरीफाई करते हैं। किसके लिए वेरीफाई कर रहे हैं सर जी? एक हमारे पास भैया ये रॉड रखा है, हाँ ये जिम वाला रॉड है समझ लो, राइट? और इस रॉड पर कुछ वेट्स लटकाए गए हैं। एक वेट ये रहा W3, W2, W1, है ना। और इस रॉड को हम लोगों ने इस पॉइंट पर फिक्स कर रखा है। ये जो O वाला पॉइंट है ये हमारा पाइवोट वाला पॉइंट है, फिक्स वाला पॉइंट है, राइट? एक वेट इधर है, एक वेट इधर है, एक वेट इधर है, तीन तीन वेट यहां पर लगे हुए हैं, है ना, तीन तीन वेट यहां पर लगे हुए हैं। आपको यह बताना है मेरे को कि W1 और W2 किस तरह का मूवमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फटाफट बता दो। A मतलब क्लॉकवाइज, आपकी ध्यान से बताना नहीं तो मारपीट हो जाएगी। A मतलब क्लॉकवाइज और B मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हाँ आपको बस यह बताना है कि इस O पॉइंट के अबाउट ये W1 और W2 कैसा मूवमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, A या B, A या B। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी आपकी एज क्या है? बस 60 साल, ज्यादा थोड़ी है, 60 इयर्स। हाँ तो ये जो W1 और ये जो W2 है ये क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? अब इन W1 W2 की जगह सोचो जरा, दो बंदरिया बैठी हैं जैसे पीछे बैठी थी, अगर ये दोनों बंदरिया बैठी हैं तो ये झूले को नीचे ले जाएंगी कि ऐसे ऊपर उड़ा देंगी बैठ के? हाँ बताओ बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। और अगर गलत किया, हाँ तो हमारे घर में बहुत सारा डंडा उंडा है, यहाँ पे मारपीट हो जाएगा, समझ लेना। क्लॉकवाइज, राइट? क्लॉकवाइज इज द राइट आंसर। 80.9 यानी 81% सही है, बाकी 19% हमारे पास क्या मतलब गधे हैं क्या? अरे भैया अगर यहां पे बंदरिया जी बैठेंगी दो लोग, तो दो लोग बैठ करके इसको नीचे ले जाएंगी ना। अरे यार क्लॉकवाइज घुमाएंगी बेटा, घड़ी की दिशा में घुमाएंगी ना। अरे सर आप तो घड़ी भी डिजिटल वाली पहनते हैं, ऐसे कैसे दिखाएं? तो भैया क्लॉकवाइज, घड़ी देखो, घड़ी घड़ी समझते हो, घड़ी साबुन नहीं, घड़ी, ये वॉच, ये वॉच में जब यहां रखोगे तो नीचे ले जाएगा ना, क्लॉकवाइज घुमाएगा ना बेटा, है ना। तो लगभग 81% बच्चों ने सही, क्या बात है, वाह। गुरु जी है हमारे अलग सर, हाँ अलग सर को जरा वीडियो कॉल किया जाए, अलग सर को जरा वीडियो कॉल किया जाए, अलग सर भी हमारी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। हाँ स्टूडियो मैनेजर साहब,
गुरुजी यहां पर है, अलग सर को जरूर जो है वीडियो कॉल किया जाए फटाफट। यस, हाँ हमारे अलग सर को वीडियो कॉल करिए जरा। तो अलग सर वीडियो कॉल उठाइए, हाँ उठाइए उठाइए। अरे सर उठाइए, कहाँ गए आप? उठाओ उठाओ, मालिक कहाँ गए सर? उठाओ उठाओ सर। तो फिलहाल अलग सर ने सबसे सही जवाब दिया है। अलग सर तो वैसे ही फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, वो तो जवाब देंगे ही देंगे, है ना? हाँ। अरे दादा, इतनी खतरनाक आवाज किसकी है? ऐसी तो आवाज नहीं थी अलग सर की, मैं तो मिला था अभी पार्टी में उनसे। है? अरे दादा रे, जुड़वा वाला मामला है। हाँ ये देखो, जुड़वा वाला मामला है। दो दो अलग सर हैं, उठा लो भाई, फोन उठा लो। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। अलग सर राम राम, कैसे हैं आप? क्या है अलग सर भी हमारी हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो अलग सर है, उठा दो बस। सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम चकाचक। आपका नाम सच में अलग है? नहीं नहीं, वो मेरा नाम अरसलान है, मैंने बस मस्ती में चेंज किया था तो फिर मैं दोबारा चेंज नहीं कर पाया। तो सही है, मतलब अलग सर का नाम यूज कर रहे हो कंपनी में, ताकि सब लोग सोचें कि भैया अलग सर क्लास में हैं, मास्टर लोग अच्छे से पढ़ाएं, ऐसा। यस सर। पढ़ाई कैसी चल रही है? कहाँ के रहने वाले हो बच्चा? सर मैं कोलकाता। कोलकाता के रहने वाले हो। पढ़ाई कैसी चल रही है? विक्ट्री मैच में मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ सर बहुत, मैं तो रेडियंट में भी था। अच्छा, रेडियंट में भी थे, पुराना बच्चा है, क्या हाँ बात है, क्या बात है। तो कितना मार्क्स वगैरह बना आपका स्कूल में? फिजिक्स में। हाँ। फिजिक्स में मेरा 68 आया था सर। अरे राम राम, कितने में? 80 में। अरे यार, तुम तो मतलब मेरी नाक कटा दियो है, ऐसा। नहीं नहीं सर, वो मतलब कि जैसे मेरा कोई बात प्रोजेक्ट और नहीं, कॉपी की वजह से मार्क्स कट गया था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो भी कमी रह गई हो उसको सुधार करना है ना? और इस बार यस जरूर अच्छा नंबर लाओगे भाई। यस सर। हाँ, अलग सर का नाम लिए हो, फिजिक्स में नंबर नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, है? यस सर। है ना? चलो बढ़िया बेटा, मस्ती से पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करो, राइट? चलो, फिलहाल अलग साहब ने बहुत ही सही जवाब दिया, एकदम सही जवाब दिया। चलो, अब मैं हम लोग यहां पर कैलकुलेशन वाली बात करते हैं। देखो बेटा, यहां पे W1 और W2 जो है ना, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा, राइट? तो W1 की वजह से मैं अगर मूवमेंट लिखूं, मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू W1 अगर मैं लिखूं, तो दैट विल बिकम, फोर्स कितना है बेटा? W1, और लेंथ कितना है? L1। भाई W1 वाले वेट का जो लेंथ है सेंटर वाले पॉइंट से, वो कितने के बराबर है? L1 के बराबर, राइट? सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू W2 की वजह से अगर कोई पूछे कितना है, सो दैट विल बिकम W2 इंटू L2। W2 और L2 का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा, है ना? और मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू W3 अगर कोई पूछे, तो W3 जो है वो देखो उसका कितना होगा? W3 मल्टीप्लाइड बाई L3, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी इस तरह से लिखोगे तो आप यहां ब्रैकेट में लिखोगे जरूर कि वो कैसा है। तो ये कैसा है भैया मूवमेंट? क्लॉकवाइज। ये भी कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज। जबकि अगर मैं W3 के लिए आपसे पूछूं, W3 पर अगर कोई बैठेगा तो वो नीचे ले जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो वहां पर अपने को लिखना पड़ेगा कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, बोलो यार, एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये कहता है कि नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अपने को कंडीशन यहां क्या बनाना चाहिए? W1 L1 प्लस W2 L2,
दैट शुड बी इक्वल टू W3L3। चेक कर लो, क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई भैया? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यहां पे लिख दें हम, यहां पे मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट में देखो दो लोग हैं, W1L1 प्लस W2L2, और एंटी क्लॉकवाइज में एक ही है, W3L3। क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब आ गया हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ऑन अ सीसॉ। सीसॉ मतलब यही वाला झूला जिसमें बंदरिया लोग झूल रही थी। टू चिल्ड्रेन ऑफ मासेस 30 kg and 50 kg are sitting on one side at a distance of 2 meter and 2.5 meter। ये सीसॉ मान लो झूला है, इस पॉइंट पर मान लो ये फिक्स्ड है, राइट। और दो लोग बैठे भैया, एक यहां पर है और एक यहां पर है। इनकी डिस्टेंस है 2 मीटर, राइट, और इनकी जो डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर, कुछ इस तरीके से। 30 kg एंड 50 kg, तो ये है 30 kg और ये है 50 kg। हमसे कह रहे हैं वेयर शुड अ मैन ऑफ मास 74 kg सिट टू बैलेंस इट। कह रहे हैं कि 74 किलो का अगर एक आदमी को बैठालना है तो किधर बैठा लें। देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर उनको भी इधर ही बैठाल दोगे तब तो ये नीचे ही गिर जाएगा, तो ऑब्वियस है उनको इधर कहीं पर बैठालना पड़ेगा। 74 kg के ये भाई साहब हैं, इनको इधर कहीं पर हमें बैठालना पड़ेगा, राइट। लेट अस सपोज कितनी दूरी पर बैठाला हमने, तो x दूरी पर बैठाला। यही x की वैल्यू हमें बताना है, यही x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमें बताना है। तो यहां पर हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? ठीक है, यहां पर हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहता है कि नेट क्लॉकवाइज, टाउ क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू टाउ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आपस में बराबर करना चाहिए। क्लॉकवाइज मूवमेंट देने वाले कौन लोग हैं बेटा? दो लोग हैं, पहले ये 30 kg वाले, दूसरे हैं 50 kg वाले, राइट। लेकिन एक बात यहां कंसेप्ट वाली एक बात समझना, ये जो केजी है ना, ये मास है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, दिस इज नॉट फोर्स। फोर्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट का वेट, और वेट कितना होता है? mg के बराबर। वेट कितना होता है बेटा? mg के बराबर। तो हमें सभी का वेट निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम टॉर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भैया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनका जो वेट हो जाएगा, जरा सोचो, क्या वो 30g हो जाएगा? वेट कितना होगा भैया? 30 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g, तो 30g इनका क्या है? वेट है। तो ये हुआ फोर्स, और इनकी डिस्टेंस बेटा कितनी है? 2 मीटर की, प्लस इनका कितना है? 50 kg इनका मास है, g मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट होएगा, और उसमें भी डिस्टेंस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। यहां पर 74 kg इनका मास है, g मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट होगा यानी फोर्स बनेगा, और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? x के बराबर, राइट, x के बराबर। तो मैं पोल आपको दे रहा हूं, सभी लोग पोल पर आंसर करेंगे, राइट। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी भैया? दिस विल बिकम 60g एंड दिस विल बिकम 75, नहीं 1.25, नहीं कितना बनेगा ये? 50 इंटू 0.5, 125 g इज इक्वल टू 74 इंटू g इंटू x। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 185g इज इक्वल टू 74g इंटू एक्स। g से g कैंसिल होगा, x की वैल्यू आएगी 185 डिवाइडेड बाई 74। 185 अपॉन 74 करेंगे तो आंसर विल बिकम 2.5 मीटर के बराबर। तो आंसर इज 2.5 मीटर ऑन अदर साइड।
ठीक है। इस वाले फिक्स पॉइंट के दूसरे साइड में हम 74 केजी वाले पर्सन को बैठा लेंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट 73% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमजा ने, अर्श ने, ये अब्दुल्ला, जफर साहब हैं, अलग सर भी हैं, ये सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब, एकदम फास्ट जवाब दिया है। राइट है क्या? समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? बोलो यार, क्लियर है क्या? हाँ, क्लियर है क्या? फटाफट बताओ। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर मार्क बाय सस्पेंडिंग अ वेट ऑफ 650 ग्राम फोर्स। यूनिफॉर्म मीटर रॉड मतलब 100 सेंटीमीटर का रॉड है, इसको बैलेंस किया गया है 70 सेंटीमीटर पर। 70 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर इस रॉड को बैलेंस किया गया है, मार्क बाई सस्पेंडिंग अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स एट 40 सेंटीमीटर मार्क। 40 सेंटीमीटर पे 50 ग्राम, तो ये 70 है, तो यहां कहीं पे 40 रहा होगा। 40 सेंटीमीटर पर हमने 50 ग्राम फोर्स का एक वेट लगाया है और 200 ग्राम फोर्स का लगाया है 95 पर, तो यहां कहीं पर 95 सेंटीमीटर रहा होगा, पर हमने लगाया है 200 ग्राम फोर्स का कोई वेट। ठीक है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर रॉड। इस मीटर रॉड का वेट अपने को बताना है और डायग्राम बनाना है। तो मान लो मीटर रॉड ये था हमारा, ए बी रॉड था। ठीक है। ए बी रॉड जो है वो बैलेंस हुआ तुम्हारा इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। जरा सोचो, अगर ये रॉड है तो इस रॉड का कुछ ना कुछ वेट तो होगा, रॉड का कुछ ना कुछ वेट तो होगा, और जो वेट होगा वो कहां पर लगेगा बेटा? फटाफट बताओ सब लोग। अगर कोई एक रॉड है 100 सेंटीमीटर का है, उसका जो भी वेट है वो वेट किस पॉइंट पर लगेगा? तो आप लोग शायद जानते हो, वेट हमेशा इसके मिडिल पॉइंट पर लगता है। तो ये 40 है, तो यहां कहीं पे 50 सेंटीमीटर रहा होगा। इसी 50 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा, वेट लगेगा। राइट। बैलेंस इस पॉइंट पर हुआ है ना? तो वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगाएंगे। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, ये दोनों मिलके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को सिर्फ हमें क्या करना है? बराबर कर देना है। पूरे मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी लोग आंसर करो जब तक मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं तुम्हारे सामने, है ना? क्लॉकवाइज मूवमेंट देने वाला है कौन कौन? ये तो 200 ग्राम फोर्स, राइट, 200 ग्राम फोर्स, ये फोर्स है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना है? 95 सेंटीमीटर। दैट शुड बी इक्वल टू, देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना? ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में है W फोर्स है और 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, प्लस 50 ग्राम फोर्स, ये हमारा फोर्स है, 50 ग्राम फोर्स इज फोर्स एंड 40, नो 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 नो, गड़बड़ है भैया मामला। क्यों गड़बड़ है? ये चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 200 ग्राम फोर्स तो फोर्स है, बिल्कुल सही है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है बेटा? डिस्टेंस तो यहीं से चाहिए ना, डिस्टेंस तो यहीं से चाहिए ना। अगर ये 70 है, ये 95 है, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हुई? ये डिस्टेंस कितनी हुई? दैट इज 95 माइनस 70, यानी कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? ये क्लॉकवाइज मूवमेंट। W इंटू डिस्टेंस बेटा कितना होगा? अगर ये 50 है, ये 70 है, तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर प्लस 50 ग्राम फोर्स इज द फोर्स, एंड डिस्टेंस कितना होगा? 50 का डिस्टेंस 40 से 70 के बीच में, यानी कि 30 सेंटीमीटर। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो फोर्स क्योंकि ग्राम फोर्स में है, चाहते तो 980 डाइन से मल्टीप्लाई करते, यहां भी करते, यहां भी करते, इसमें करते, लेकिन फालतू का कैलकुलेशन बढ़ाने का कोई फायदा बेटा अपना नहीं है, और यहां पर भी सब ग्राम में ही दिया है, तो सीजीएस यूनिट में ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। राइट। जैसा है वैसे, इसीलिए पूरे यूनिट के साथ लिख रहे हैं ताकि तुम्हें कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। 25 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 25 गुना 50 होता है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है। इतने ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20
इंटू डब्लू सेंटीमीटर प्लस ये बनेगा तुम्हारा 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये 1500 इधर आएगा, 5000 में से 1500 बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 3500। 3500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डब्लू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, डब्लू की वैल्यू निकल करके आएगी 3500 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाई 20, डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसिल होगा, है ना। तो W की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी 175 के बराबर, 175 ग्राम फोर्स के बराबर। देखो क्योंकि हम लोग वेट निकाल रहे थे, क्योंकि हम लोग वेट निकाल रहे थे तो वेट तो ऑब्वियस है ना, ग्राम फोर्स में ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वेट इतना है तो मास कितना होगा 175 ग्राम के बराबर। मास कितना होगा 175 ग्राम के बराबर। बी ऑप्शन सही है, 42.5% बच्चों ने सही किया है। इन्होंने, इतने सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बोलो यार, सभी लोग फटाफट बताओ क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया। श्रेयसी ने कहा सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं श्रेयसी मैं आपको समझाता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पीछे वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊं, श्रेयसी देखो इस वाले केस में एक वेट ये, एक वेट ये, एक वेट ये, इसने क्लॉकवाइज दिया, इसने एंटी क्लॉकवाइज दिया। इसका कितना था W1 इंटू L1, W2 इंटू L2, ये था W3 इंटू L3, हमने बराबर कर दिया, सीधे आ गया, आसान से हो गया। ठीक, यहां पर भी वही काम करना है, ठीक है, बस इसमें इधर एक है जबकि इधर की तरफ दो लोग हैं। अब आप देखो इनका फोर्स कितना है 200 ग्राम फोर्स, दैट इज फोर्स। डिस्टेंस बेटा कितना होगा, सोचो डिस्टेंस आपने यहां पर भी डिस्टेंस सेंटर से ही लिया ना, L1 L2 ये L3। तो डिस्टेंस हमेशा कहां से लिया जाता है, पाइवट वाले पॉइंट से, फिक्स्ड वाले पॉइंट से ही हम डिस्टेंस लेते हैं। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस आप यहीं से लोगे। पहली बार में आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये 70 है, ये 95 है, 70 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 25 सेंटीमीटर, लिया 25 सेंटीमीटर। क्लियर। W वेट है, ठीक है, ये 50 है, 50 और 70 के बीच की दूरी कितनी हुई 20 सेंटीमीटर, तो मैंने लिया 20 सेंटीमीटर। फिर बेटा 50 ग्राम फोर्स, ये फोर्स है, और डिस्टेंस होएगा ये वाला, तो ये 40 है, ये 70 है, तो डिस्टेंस कितना होगा 30 सेंटीमीटर, तो मैंने लिया 30 सेंटीमीटर। श्रेयसी क्या अब आपको बात समझ में आई है। इसके बाद तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे ही सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर, वी विल गेट द आंसर। लीडर बोर्ड शायद नहीं चल रहा है, लीडर बोर्ड शायद नहीं चल रहा है, हाँ लीडर बोर्ड नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से रीस्टार्ट कर दे रहा हूं, शायद लीडर बोर्ड चल जाए, शायद चल जाए, राइट, शायद चल जाए। अब चेक करो चल रहा है क्या, नहीं अभी नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, चेक करवा देंगे। ठीक है, 175 ग्राम इज द राइट आंसर। यहां पर मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिया है, विद डायग्राम दे दिया है, राइट है क्या। फटाफट यार जरा चैट बॉक्स में एक बार आग लगा दो अगर पूरी बात समझ में आई है, SPOP लिख दो अगर पूरी बात समझ में आई है, फटाफट एक बार जल्दी से। रेसी को समझ में आ गया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। देखो किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी के वेट को हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पूरी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर उसके वेट को हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। जिस पॉइंट पर पूरी बॉडी के वेट को कंसंट्रेटेड माना जाए उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और मैं आपको बताऊं ट्रिपल एस वाला पॉइंट क्या है, ट्रिपल एस वाला पॉइंट क्या है, ट्रिपल एस वाला पॉइंट है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नेट टॉर्क हमेशा जीरो होता है। तो नेट टॉर्क एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज जीरो, नेट टॉर्क एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज जीरो।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट नेट टॉर्क हमेशा कितना होगा? 0। अगर नेट टॉर्क 0 है तो जरा आप लोग यहां पर चेक करो, पढ़ो क्या लिखा है। Center of gravity of a point is the point about which algebraic sum of the moments of weight of all particles constituting the body is 0। यानी कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स इज 0। ऐसा मानो कि जैसे ये एक पूरी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स होंगे, है ना, पार्टिकल्स मान लो कि ये जो बॉडी है वो ढेर सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है। जो पार्टिकल्स आपके सामने हैं, W1 पहले का वेट है, W2 दूसरे का है, W3 है, W8 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, राइट। तो इस तरह के 8 पार्टिकल्स हमने अज्यूम किया। मान लो पूरी जो बॉडी है वो 8 पार्टिकल्स से मिलकर के बनी है। इस बॉडी के 8 पार्ट्स हैं छोटे छोटे, राइट। हर एक पार्ट का अपना अपना वेट होगा। हर एक पार्ट यहां पर या तो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, राइट। तो इन सारे पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट अगर आप निकालोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पर वो नेट मूवमेंट हमेशा 0 के बराबर आएगा। इस पॉइंट पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ऑलवेज टॉर्क इज 0। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग G से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो यहां पे लिखा हुआ है एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट हाउसोएवर द बॉडी इज प्लेस्ड। बॉडी कैसे भी रखी हो, ऐसा लगेगा कि बॉडी का सारा वेट उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। होल वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज सोचो, अगर एक मेरे पास स्फीयर है तो इस स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बोलो वो कहां पर होना चाहिए? अगर ये स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होना चाहिए? बताओ, स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होना चाहिए? फटाफट बताओ। शौर्य ने कहा सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक इजी डेफिनेशन दे दो ना प्लीज। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। जिस पॉइंट पर बॉडी का सारा वेट कंसंट्रेटेड माना जाए, जिस पॉइंट के अबाउट हर एक पार्टिकल का टोटल मूवमेंट 0 के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। सो इट इज दैट पॉइंट अबाउट विच द टोटल सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज 0, है ना। आप ऐसी डेफिनेशन लिखो, सिंपल सी डेफिनेशन, है ना। पॉइंट दिमाग में एकदम क्लियर रखो। सारा वेट जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सभी का आंसर सही है, सभी ने बिल्कुल सही बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर हो जाएगा उस स्फीयर का सेंटर। ये जो सेंटर दिख रहा है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर जिसको बोलते हो, यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। अब मैं आपसे कहूं कि यार ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का कहां होगा? तो एकदम सिंपल सी बात है, स्क्वायर के डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, स्क्वायर के डायगोनल्स का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो स्क्वायर के केस में क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? क्लियर है। तो यहां पर देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उस ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई एक रॉड है, कोई मान लो इस तरह का रॉड है, क्लियर, इस तरह का बेटा रॉड है, तो इस अगर ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, अगर ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब इस पूरे रॉड की जो डेंसिटी है वो सेम है, यानी कि पूरा का पूरा रॉड सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके मिड पॉइंट पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, जहां पर ये एक रॉड है जो कि आधा रॉड मान लो बना हुआ है एल्यूमिनियम का, आधा रॉड बना हुआ है एल्यूमिनियम का, और इधर का जो आधा रॉड है ये बना हुआ है आयरन का। एल्यूमिनियम का रॉड है और आधा बना हुआ है आयरन का। अब अगर कोई आपसे कहे कि यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा, तो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हैवी मास की तरफ होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हैवी मास या हैवी वेट की तरफ होता है।
जिधर की तरफ वेट बढ़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उधर की ही तरफ होगा। यानी कि इस रॉड में अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आयरन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर कहीं पर होगा। अब चेक करो, ये मिड पॉइंट पर नहीं है। क्लियर? तो अगर यूनिफॉर्म रॉड है मिडिल पॉइंट पर होगा, और अगर यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, इस बार वो हैवी वेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हैवी वेट की तरफ होता है। एक तरफ मान लो आप में से एक बच्चे को बैठाला जाए, एक तरफ मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरा मास है 100 किलो, आपका मास है मान लो 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, मान लो आपका मास है 60 किलो, राइट? 60 केजी आपका मास है, 100 केजी मेरा है। अब अगर मैं पूछूं कि हम लोगों का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, वो सेंटर ऑफ मास मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिस्टेंस हमारे बीच का है मान लो 100 सेंटीमीटर, मेरा मास 100 केजी, इनका मास 60 केजी, तो अब सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में नहीं होगा, वो मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट आपको सेलिना वाली बुक में मिल जाएगा, है ना? एग्जाम्पल्स को जरा पढ़िएगा। फिर अगला है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ अ बॉडी। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बीच में ही हो, जैसे यहां पे दिखा रहे हैं यहां बीच में है, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, अगर एक स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है? सेंटर पर होता है। किसी एक रिंग की बात करें, रिंग समझते हो ना, रिंग, कड़ा, कड़ा ले लो, कोई कड़ा हो, कड़े में अगर कोई पूछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, तो मिडिल पॉइंट पर होता है, हवा में, राइट? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो, वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बोलो यार, समझ आया क्या? समझ आया क्या? एग्जाम्पल पढ़िएगा। ठीक, तीसरा है, तीसरा पॉइंट क्या है? बाय द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट W एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि किसी भी बॉडी का टोटल वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हम मान सकते हैं। इसीलिए अभी तक जैसे जितनी भी बॉडी थी, कोई मान लो बॉल है, तो उस बॉल का वेट हमेशा ऐसे दिखाया जाता है कि भैया बॉल का वेट ये लग रहा है, बॉल का जो पूरा वेट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही मान लिया जाता है। अब देखो, अलग अलग बॉडीज में बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होता है। जैसे कोई भी अगर थिन रिजिड रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिडिल पॉइंट पर होगा। अगर कोई क्यूब है तो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। स्क्वायर प्लेट है तो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। रेक्टेंगुलर प्लेट है तो भी डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। इन सभी में देखो बहुत सिंपल है, राइट? अब यहां से खेल शुरू हो रहा। अगर कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई पूछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, तो आपको बोलना चाहिए सेंट्रॉइड पर है। सेंट्रॉइड क्या होता है? दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यानी कि मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है। मीडियन समझते हो ना? मीडियन समझते हो ना? किसी भी ट्रायंगल में आप इस वर्टेक्स को अपोजिट वाली साइड के मिडिल पॉइंट से अगर मिलाएंगे तो ये लाइन मीडियन कहलाती है। ऐसे ही देखो, ये वर्टेक्स है, ये सामने वाली साइड है, इसका मिडिल पॉइंट ये है, ये क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या कहलाता है? मीडियन। ये भी मिडिल पॉइंट हो गया इस साइड का, राइट? तो ये मीडियन है, मीडियन को G से डिनोट करते हैं हम लोग। क्लियर है बेटा? राइट? अब किसी भी सॉलिड सिलेंडर में आप देखो एकदम मिडिल पॉइंट पर है, ऊपर से L/2, नीचे से भी L/2 है। सर्कुलर डिस्क है, सेंटर पे है। थिन सर्कुलर रिंग है, सेंटर पे है। हॉलो डिस्क है, सेंटर पे है। सेमी सर्कल है। रिंग वाले केस में देखो आसान है। अगर डिस्क की बात किया जाए, वो भी आधे डिस्क की बात किया जाए, सेमी सर्कुलर डिस्क की अगर बात किया जाए, तो आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ है। देखो, डिस्क है ना बेटा, डिस्क का मतलब समझते हो? डिस्क का मतलब ये अंदर वाला इस एरिया भी कंसीडर्ड है। प्लेट जिसको बोलते हैं, आधा प्लेट है ये, है ना? अंदर वाला एरिया भी कंसंट्रेटेड, मतलब भी कंसीडर्ड है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां कहीं पर होगा। इसकी जो दूरी है नीचे से, ये वाली जो दूरी है, वो 4r/3 पाई होती है। क्लास 11th में जब आओगे तो इसको डिराइव करवाऊंगा।
पूरा डेरिवेशन बताऊंगा अभी, लेकिन वो डेरिवेशन आपको नहीं बता सकते क्योंकि उस डेरिवेशन में इंटीग्रेशन यूज होता है जो कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है और आपके लेवल से बाहर है। बोलो यार, बोलो यार। टुग्गू साहब बेचारे मुंह बनाए एक किनारे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं सर जी क्या इतना कठिन कठिन बता रहे हो। टुग्गू लाल साहब बहुत कठिन नहीं है, ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो आपको सीधे सीधे याद करने हैं। आप एज इट इज याद कर लीजिए अभी फिलहाल, जब आप डुग्गू लाल साहब बड़े हो जाएंगे तो ये डेरिवेशन मैं कराऊंगा, आप काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। तो अब डुग्गू लाल साहब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि ये बातें सिर्फ क्या करनी है, ये सिर्फ इनको अभी लिख लेना है कॉपी पर, राइट, थोड़ा सा याद कर लेना है अगर याद कर पाओ तो, राइट, इससे ज्यादा नहीं। इसके डेरिवेशन में या ये 4r/3π कहां से आया, है ना, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत डुग्गू लाल साहब को नहीं है। किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग में कहां होता है, 2r/π पर होता है, ठीक है। थिन हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर है तो भी मिडिल पॉइंट पर है। सॉलिड कोन अगर है, ध्यान से देखो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, अगर कोई कोन है सॉलिड है तो उसका ये देखो यहां कहीं पर है, ऊपर से डिस्टेंस है 3l/4 तो नीचे से डिस्टेंस हो जाएगी l/4, राइट। हॉलो कोन अगर है तो खोखला कोन अगर है बेटा तो ऊपर देखो कहां पर है, 2l/3 पर है, ऊपर से 2l/3 तो नीचे से l/3 पर हो गया। अब आप लोगों को यह बताना है सॉलिड कोन में नीचे से l/4 पर है, ठीक, और हॉलो कोन में नीचे से l/3 पर है। बेटा इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे था या इसमें नीचे था, ये आपको बताना है। इसमें नीचे से डिस्टेंस है l/4, इसमें है l/3, l/4 छोटा है या l/3 छोटा है, ये आपको बताना है। दोनों में से किस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे था, ये आपको बताना है। इस पर क्वेश्चन आईआईटी के एग्जाम में आ चुका है, सोचो आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ। l/4 नीचे है या l/3 नीचे है, कौन सा नीचे है, l/4 नीचे था। यानी कि जब सॉलिड कोन की बात करोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे था क्योंकि वेट ज्यादा नीचे था, और जब आप बात करेंगे हॉलो कोन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, खिसक गया। बाकी स्फीयर में देखो सॉलिड स्फीयर है, सेंटर पे है, सॉलिड हेमी स्फीयर अगर है तो 3r/8 पर है, और हेमी स्फेरिकल शेल है तो r/2। ये जो स्लाइड है ये पूरी स्लाइड अपनी कॉपी पर आप लोग बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजों का डेरिवेशन आप लोग को क्लास 11 में करवाया जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ट्राई टू मेमोराइज दीज डेटा, अभी आप सिर्फ मेमोराइज करो, दैट्स इट। फिर वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पर आप बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। जैसे इस पेन को देखो, इस पेन को देखो, ये जो पेन है ना, ये जो पेन है ना, ये पेन बेटा ऐसा है, ये पेन देखो ऐसा है कि इसका वेट मेरे से राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो इसका वेट ज्यादा है, इधर की तरफ वेट ज्यादा है। देखो पेन आपको साफ साफ दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, इधर की तरफ वेट ज्यादा है, इधर की तरफ वेट कम है, क्योंकि इधर पतला है, इधर ये पेन भारी है, इधर हैवी है। तो अगर कोई सोचे कि इसको मैं यहां सेंटर पे बैलेंस कर लूंगा तो सेंटर पे कभी बैलेंस नहीं होगा, जैसे ही छोड़ोगे खट से नीचे गिर जाएगा। ये इधर कहीं पर बैलेंस होगा, यानी कि हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना पड़ेगा। इस पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं पर होगा, राइट, मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा इधर कहीं पर होगा। अगर हम लोग इसको ढूंढ पाएंगे बैलेंस हो जाएगा। ये देखो बैलेंस हो गया, चेक करो। क्या ये जो पॉइंट है जहां पर ये पेन बैलेंस हुआ है, क्या ये पॉइंट मिडिल पॉइंट है? नहीं, ये मिडिल से थोड़ा सा हैवी मास की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बैलेंस कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये छोटा सा प्रैक्टिकल समझ में आया? अगर इस पेन को बैलेंस करना है तो हमें इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ढूंढना पड़ेगा। बोलो यार, ये पेन यूनिफॉर्म नहीं है, दिस पेन इज नॉट यूनिफॉर्म। यहां पर यही पॉइंट लिखा है, सॉलिड बॉडी कैन बी बैलेंस्ड बाय सपोर्टिंग इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी सॉलिड बॉडी को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सपोर्ट करके हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल इज।
कोई भी एक यूनिफॉर्म बॉल अगर है तो उस बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है? एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, एट बॉटम, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, या एट एनी पॉइंट ऑन इट सरफेस? बताओ 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 बताओ। एक बड़ी अच्छी बात बताएंगे आपको। हाँ, एक बच्चे ने पूछा सर डुग्गू लाल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, अभी बताएंगे। पहले इसका आंसर करो, आंसर करो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉल, अगर कोई बॉल है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके कहां पर होगा भैया? सेंटर पर होगा, यानी कि इट्स एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका होगा। राइट, 88.43% बच्चों ने सही किया है। फरहान राज ने क्वेश्चन को एकदम जल्दी से सही कर दिया है। अगला क्वेश्चन जरा पढ़ो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट h। एक हॉलो कोन है, खोखला कोन है, ठीक है। हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ हाइट h, इस कोन की जो हाइट है भैया वो h के बराबर है, ये हाइट h है, ठीक है। इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टेक्स। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मैंने आपको बताया यहां कहीं पर होता है, ऊपर से उसकी डिस्टेंस कितनी है? x के बराबर है। तो आपको बताना है कि ये x कितना होता है, ये x मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, ये x की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट बता दो। हाँ, फटाफट बता दो। हॉलो कोन में कहां पर है और सॉलिड कोन में कहां पर होता है? अभी मैंने पीछे इस बात पर एम्फसाइज किया था। सॉलिड कोन में नीचे से h/4 पर होता है, नीचे से h/4 पर होता है, तो ऊपर से 3h/4 पर होगा। अगर ये हॉलो कोन हो, नीचे से h/3 पर होगा, ऊपर से h/3 पर हो जाएगा। राइट, सी ऑप्शन सही है। ओहो 47.8 यानी 48% बच्चों ने सही किया है। अब्दुल्ला जफर साहब ने सबसे पहले क्वेश्चन को सही किया है। अब्दुल्ला साहब आपने तो ध्यान से समझा, बाकी बच्चों ने शायद नहीं समझा। अगर हॉलो कोन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं पर है, ऊपर से कितनी दूरी पर है बेटा? 12/3 पर है, 12/3 पर है। वही हमसे यहां पूछा गया है कितनी हाइट पर है। अगर टोटल हाइट h है तो 2h/3 हो जाएगा बेटा, है ना। तो 2h/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ध्यान से करना, ये मैं बता चुका हूं। कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डैश व्हेन इट इज अ हॉलो कोन। अगर कोई हॉलो कोन हो जाए तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या होगा, बताओ। सॉलिड कोन में देखो, ये वो कोन है, ये वो कोन है, एक कोन, एक को मैं सॉलिड दिखाऊं। सॉलिड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं पर होती है, ठीक है। नीचे से जो हाइट है वो h/, जबकि हॉलो में वो यहां कहीं पर होती है। नीचे से जो हाइट उसकी है वो इस बार कितनी है? h/3। ये कम होता है, ये ज्यादा होता है। राइट, अगर कोई हॉलो कोन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो h/4 से ऊपर खिसक के h/3 पर आ जाएगी। विल बी रेज्ड द बेस, इट विल बी रेज्ड फ्रॉम द बेस, बेस से थोड़ा ऊपर खिसक जाएगी, ठीक है। यहां नीचे से ऊपर खिसक जाएगी, बेस से ऊपर खिसक जाएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 64% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है। अलग सर, अभिजीत, कशिश, मोनिका, वेदांश, आदित्य यादव, सभी बच्चों ने बिल्कुल चकाचक सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। गलती ज्यादातर लोग कर दोगे गलती। द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ कपल, कपल का मूवमेंट निकालना है। इफ टू इक्वल फोर्सेज ईच ऑफ 6 न्यूटन है, न्यूटन के दोनों फोर्सेज हैं, आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर ईच फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से अगर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर
दो फोर्सेस हैं, सेंटर से 3 इधर, सेंटर से 3 इधर, दो फोर्सेस हैं, दोनों की वैल्यू है 6 न्यूटन के बराबर। आपको बताना है कि भैया मोमेंट ऑफ कपल कितना होगा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल? सेंटर से 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, एक फोर्स ये रहा भैया 6 न्यूटन का, एक फोर्स ये रहा 6। कपल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में आएगा। आंसर इज 36/100 यानी कि 0.6 के 0.36 न्यूटन के बराबर, राइट, 0.36 न्यूटन मीटर के बराबर। मैक्सिमम बच्चों ने 36 कर दिया। बेटा 36 तब होता ना जब ये मीटर में होता, ये किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में है और ये न्यूटन में है तो भैया मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए था, इसमें 100 का डिवाइड करना चाहिए। अर्श ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या आपको मेरी बात समझ? देखो मैं अगर क्वेश्चंस यहां पे लाता हूं ना, मैं हर क्वेश्चन में कुछ नया होता है मेरे, मैं कोई भी चीज जबरदस्ती रिपीट नहीं करता। हर क्वेश्चन में कुछ नया सिखाने की कोशिश तो मैं करूंगा। इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या सीखने को मिला कि भैया अगर सेंटीमीटर है तो यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट, है ना। चलो यार, चलो अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको पढ़िएगा। सोल्यूशन भी मैंने आपको दिया हुआ है इसका, राइट। होमवर्क में सबसे पहले जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अगला होमवर्क आपका क्या है, नोट आपको करनी है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, आपको उसके बनाना है, राइट। और नेक्स्ट होमवर्क है आपको रिवाइज करना है कंसेप्ट्स को। जितना मैं आपको 3 लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, वो तीनों लेक्चर के सारे कंसेप्ट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। के साथ साथ ये मॉड्यूल आता है, ठीक है, ये हमारा आईसीएससी फिजिक्स क्लास 10th का मॉड्यूल है, लेटेस्ट मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले सकते हैं। इस मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिससे मैं अभी आगे आपको अगली क्लासेस में आगे की क्लासेस में मैं आपको इस मॉड्यूल के थ्रू वक्त दूंगा, राइट। तो आप उस मॉड्यूल से देख देख करके क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, राइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। बताइए कैसा लगा आप सभी को आज की क्लास में? फटाफट जरा एक बार चैट बॉक्स में हो जाए, कैसा लगा आज की क्लास? बहुत सारे कंसेप्ट्स हम लोगों ने किया है, सारे कंसेप्ट्स को कवर किया है। अगली क्लास जो आएगी उसमें हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, है ना। और जो डीएचए आपको मिलेगा, लेकिन वो डीएचए मैंने आज सर्कुलर मोशन का डीएचए आपको दिलवाया है, राइट। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो सर्कुलर मोशन का डीएचए कर पाएंगे, है ना। आपके स्कूल में कहीं ना कहीं तो आपने सर्कुलर मोशन अभी तक पढ़ ही लिया होगा, और सर्कुलर मोशन वैसे भी बहुत आसान टॉपिक होता है। तो आज का डीएचए मैंने सर्कुलर मोशन पे दिया हुआ है, देखते हैं कितना सही कर पाते हो। बाकी सोल्यूशन तो सारा आपको मिल ही रहा है ना। अगली क्लास में तो मैं आपको हर एक चीज 100% पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर जी एक गाना सुना दीजिए। अच्छा, जाते जाते चलो मैं एक गाना सुना देता हूं। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सब से हंसी है, हाथ को थाम लो। भैया ये सब थामो वामो मत, कुछ भी नहीं करने का, राइट। मिलेंगे हम लोग हाँ, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। लगे रहो भाई। डाउट्स का अभी मैं आपके आंसर कर रहा हूं, राइट, परेशान मत होइए आप लोग। और लेक्चर की रेटिंग जरूर कर देना भाई साहब।